अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शंस को। SN1 रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये बेसिकली टाइप्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के? एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब इंसान के जहन में यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि वाई SN1 रिएक्शंस आर नाउन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हम SN1 को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? इसको यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि SN1 रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, जो कि होता है सबस्ट्रेट का। अभी आपके जहन में फिर से एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर हमें ये तो बताएं कि व्हाट इज मीन बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है, सही है। कुछ स्टेप्स किसी केमिकल रिएक्शन के स्लो होते हैं, यानी वो स्लो स्पीड से होते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, सही है, स्टेप्स फास्ट होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्लो स्टेप, क्या कौन सा स्टेप? स्लो स्टेप। वो वाला स्टेप जिस स्टेप से हम किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को मालूम करते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा है या कम है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के उस स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और SN1 रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, जो कि होता है सबस्ट्रेट का। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यानी यूनि मीन्स वन, मॉलिक्यूलर मीन वन। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वन। अब SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं, यानी इसके मैकेनिज्म में ये कितने स्टेप रिएक्शन है? तो SN1 रिएक्शन जो है, इसके बेसिकली टू स्टेप होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 SN1 में क्या होता है? स्टेप 1 में ये होता है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्टेप 1 में क्या हो जाता है? आयंस में तब्दील हो जाता है, यानी ये आयोनाइज हो जाता है। अब आप लोगों को पता है कि आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी जब किसी मॉलिक्यूल से आयंस बनते हैं, तो बेसिकली ये प्रोसेस ये स्लो स्टेप है, यानी ये एक स्लो प्रोसेस है, यानी स्लो स्पीड से हम किसी चीज़ से आयंस बनाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो चूंकि स्टेप 1 में जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो ये चूंकि स्लो स्टेप है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि स्टेप 1 इज अ स्लो स्टेप। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है, वही स्लो स्टेप उस रिएक्शन का, उस केमिकल रिएक्शन का क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी वही उसी स्लो स्टेप से किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम स्पीड मालूम कर रहे होते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट तेज है या ये स्लो है। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में SN1 में ये होता है कि वो जो सबस्ट्रेट से आयंस बने, क्या बने? आयंस बने। एक आयन हमारे पास बना पॉजिटिव चार्ज, एक बना नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको किसी रिएक्शन की मदद से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप ज़रा ये बातें समझ लें। जब तक आपको ये थ्योरी की समझ नहीं आएगी, आपको रिएक्शन की समझ नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो देखें, तो सेकंड स्टेप में वो जो कार्बोकेटाइन बना होता है, यानी वो कार्बन ऐसा मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से जो आयनाइजेशन के रिजल्ट में बना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज पर सेकंड स्टेप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक कर लेगा। और जब वो अटैक कर लेगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। स्टेप 2 जो होता है SN1 का, वो क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। अब काइनेटिक एविडेंस, व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक्स? काइनेटिक्स का वर्ड आपने सुना होगा। काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम ये सीखते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का स्पीड क्या क्या होगा, उस रिएक्शन के स्पीड को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, या उस रिएक्शन के स्पीड को मैं कैसे घटा सकता हूं, या उस रिएक्शन के स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखें,
यानी काइनेटिक्स में हम बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो जरा देख लें, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जिस तरह हमने बोला कि SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी SN1 रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो बेसिकली स्लो स्टेप होता है और वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल में। अगर अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड करे सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर, तो सिंपल हमारे पास रेट मालूम करने का एक फार्मूला है, रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पर चूंकि सिर्फ एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट का पावर क्या होता है 1, तो इस रिएक्शन का जो रेट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 विल बी इक्वल टू 1। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस SN1 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 क्यों होगा, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब हम स्टीरियोकेमिकल एविडेंस की तरफ आ जाते हैं कि स्टीरियोकेमिकल एविडेंस से क्या मुराद है। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस से यह मुराद है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिस रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बदल जाती है। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर एक मॉलिक्यूल पहले ऐसा दिखता था तो आफ्टर रिएक्शन वो मॉलिक्यूल ऐसे दिखेगा। अब पहले उसका शेप ऐसा था, मतलब ज्योमेट्री ऐसी थी, अब उसकी जो अरेंजमेंट है एटम की वो ऐसे हो गई। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सबस्ट्रेट कि बिल्कुल जो मैं बोल सकता हूं अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें ये जो अरेंजमेंट है, जिसमें क्या है, ये जो अरेंजमेंट है सबस्ट्रेट में एटम्स का, वो तब्दील नहीं होती, बिल्कुल सेम होती है। तो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस क्या कहता है कि SN1 रिएक्शन में हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एटम्स कैसे अरेंज हुए हैं वो तब्दील होगी कि नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि SN1 रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉन्फ़िगरेशन से मुराद उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एटम्स कैसे अटैच हुए हैं विद द सेंट्रल एटम। क्लियर हो गया कि नहीं? तो SN1 रिएक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाती है, वो तब्दील हो सकती है। क्या हो सकती है? यानी स्टीरियोकेमिकल एविडेंस SN1 का जो है, यानी SN1 रिएक्शन में 50% जो होगा मॉलिक्यूल यानी सबस्ट्रेट की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इन्वर्ट होगी, और 50% चांसेस होते हैं कि वो वैसे ही रहे। क्लियर हो गया कि नहीं? ये मैं रिएक्शन में समझाता हूँ आपको। तो मैं बोल सकता हूँ कि SN1 रिएक्शन आकर्स विद पार्शियल रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय रेसिमाइजेशन? रिसिमिक मिक्सचर से ये निकला है। रिसिमिक मिक्सचर केमिस्ट्री में वो मिक्सचर होता है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है? ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की मदद से वो कंपाउंड लाइट को रोटेट करें, या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लाइट को रोटेट नहीं करते, उसमें लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं रिसिमिक मिक्सचर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, SN1 रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, रिसिमिक मिक्सचर होगा, रिसिमिक प्रोडक्ट होगा। यानी 50% उसमें इन्वर्जन होगी और 50% क्या होगी, कन्फ्यूगरेशन होगी, मतलब नहीं होगा इनवर्ट। अब यहां पर जरा देखें, मैंने बोला कि यहां पर जो रिसिमाइजेशन होती है SN1 में वो पार्शियल होती है। पार्शियल का ये मतलब होता है कि जो SN1 का जो प्रोडक्ट होता है वो कंप्लीटली रिसिमिक नहीं होता, इस प्रोडक्ट की SN1 में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पार्शियल रिसिमिक होगा। यानी इस SN1 के प्रोडक्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, यानी SN1 के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो लाइट को रोटेट कर सकेगा, पार्शली कुछ हद तक वो रोटेट कर सकेगा। अब इस स्टीरियोकेमिकल एविडेंस की वजह क्या है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहां पर SN1 स्टेप 1 में एक कार्बोकेटाइन बना, क्या बना, कार्बोकेटाइन। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कार्बोकेटाइन में जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी सेंट्रल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, प्लेनर होगी। यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, बिल्कुल प्लेनर होगा, बिल्कुल एक ही प्लेन में होगा। अब देखिए, जब एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये मेरे उंगलियां देख रहे हैं, मॉलिक्यूल
ये मेरे पास सेंट्रल कार्बन है, ये पेन, ये सेंट्रल कार्बन होगा, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, या ये एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीसरा ग्रुप, सही है। अब देखें, प्लेनर मॉलिक्यूल है, अब इस कार्बन पर यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से भी अटैक हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं? वो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा स्टेप 2 में अटैक करेगा, तो चूंकि मॉलिक्यूल बिल्कुल एक ही प्लेन में है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल एंड कैन बी अटैक बाय बोथ साइड्स, सही है। बट इन केस ऑफ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर मेरे पास कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हुआ, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करेगा जो ऑपोजिट होगा लीविंग ग्रुप के। ये बातें आप याद रखिएगा। अब यहां पर देखें, चूंकि मैंने बोला कि जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें रेसिमाइजेशन होती है, लेकिन पार्शली कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि जब भी हम SN1 के प्रोडक्ट से लाइट पास करते हैं तो वो कुछ हद तक लाइट को रोटेट कर सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर 100% रेसिमिक मिक्सचर होता तो फिर तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइट जाती। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी SN1 का जो प्रोडक्ट होगा वो लाइट को रोटेट कर पाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये SN1 रिएक्शन किसी मैकेनिज्म को किसी रिएक्शन की मदद से कंप्लीट समझाऊंगा, तो आपका ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।